लेकिन मुझे लगता है कि आपको अभी भी उस बात को समझने में दिक्कत रही है कि सीता और गीता की बात को लेकर जो बात की गई थी, मुझे लगता है अभी भी उसे समझने में दिक्कत है, जबकि दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कल भी कहा गया कि सीता और गीता इन्होंने एक साथ एक सुनार के यहां से हार खरीदा, एक साथ खरीदा, एक जैसे खरीदे। गीता ने सीता का हार चुरा लिया और अपनी अलमारी में रख लिया। सीता ने गीता का हार चुराना चाहा और उसने सेफ में से अपना ही हार जो गीता चुरा कर लाई है वो उठा लिया। लेकिन अब वो हार उसका, ठीक है, नहीं है, बल्कि क्या है, चुराई हुई संपत्ति है। और चुराई संपत्ति जो कि भाग्य से उसी की है, वो उसने उठा ली है। सही स्थिति यह है, और कानून सही स्थिति के हिसाब से चलता है, आपकी मंशाओं के हिसाब से नहीं। सबसे बड़ी समस्या यही है कि आप ये मानने को तैयार नहीं हैं कि कानून बिल्कुल ठीक जो सत्य है उसके हिसाब से चलेगा। जो क्योंकि आप पढ़ लिख गए, ये सबसे बड़ी समस्या है। पढ़े लिखे थोड़े कम होते तो ठीक होता, क्योंकि पढ़े लिखे को पढ़ाना ये बहुत कठिन है, बच्चे को पढ़ाना बहुत आसान है। इसीलिए कोई भी चीज सिखाई जाती तो बचपन से सिखाई जाती, वो जल्दी सीख जाता है बच्चा, उसका कोई अहम नहीं है, ठीक है, वो ये मानता है कि हमें नहीं आता, ठीक है। और यही सीखने की पहली सीढ़ी है कि आप ये माने तो कि हमें नहीं आता। आपकी मान्यता यह कि बस आता तो है, बस थोड़ा थोड़ा और सीख लेना है, यह मान्यता है, वही दिक्कत है। बड़ी सीधी बात है, सीता ने तथ्य के भ्रम में अपनी ही संपत्ति जो कि चुरा ली गई थी वो उठाई है और चोरी करने के इरादे से उठाई है। लेकिन सत्य यह है कि वो उसी की है, ठीक है। गीता उसे चुरा कर लाई थी, तो गीता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो चोरी की संपत्ति है। लेकिन सीता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो उसकी अपनी संपत्ति है। कानून सीता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा इस पर्टिकुलर केस में, ठीक है ना, क्योंकि चुराई गई संपत्ति की जो डेफिनेशन है वो पहले 410 में थी, अब 317 सबसेक्शन 1 में है। और 317 सबसेक्शन 1 ये कहती है कि वो संपत्ति जिसका कब्जा चोरी से, डकैती से, लूट से, संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग से, संपत्ति के आपराधिक न्याय भंग से, छल से अंतरित किया गया, वो चोरी की संपत्ति है। और उसी के सेकंड पैरा में, यानी 317 सबसेक्शन 2 या 410 पुरानी आईपीसी, उसका पैरा सेकंड में कह देता है कि चुराई गई संपत्ति जब स्वामी के पास पहुंच गई तो वो चुराई हुई बची नहीं। अब सवाल यह है कि सीता के पक्ष में भाग्य से, सीता के अपने भाग्य से कानून खड़ा हो गया है, और वो सीता को बचाने के लिए नहीं खड़ा हुआ है, क्योंकि सीता जैसी स्थिति बहुत कम आती है, ठीक है। सीता जैसी स्थिति सामान्य तौर पर आती नहीं है, ठीक है। सामान्य तौर पर मालिक इसे संरक्षण देने के लिए ये जोड़ा गया। अब वही बात है कि पानी तो गेहूं को लगाते हैं, अब वो लगता बथुए को भी है, तो क्या करें, बथुए को लग गया इसलिए गेहूं पानी लगाना बंद कर दें, तो बथुआ वो तो ऐसे ही है। लेकिन गेहूं जो सबसे आवश्यक है वो नष्ट हो जाएगा। तो सीता जैसे चोर मालिक भले ही एक दो मामलों में कानून के
ठीक है, कानून की ढाल के कारण या कानून के बचाव के कारण सुरक्षा प्राप्त कर लें। कानून यही होना चाहिए कि चुराई गई संपत्ति जब मालिक के पास पहुंचेगी तो वो निर्दोष संपत्ति मानी जाएगी। ठीक है, बस ये इसका लाभ सीता को मिल रहा है। और सीता के हाथ में जैसे ही वो आर्टिकल आया तो कानून के प्रभाव से, यानी 317 सबसेक्शन 1 या पुरानी 410, ठीक है, इसके प्रभाव से सीता ने अपनी ही संपत्ति उठाई है, जो कि चोरी की संपत्ति बन गई थी चुरा ली जाने के कारण। तो सीता इस केस में कानून के भाग्यवश प्राप्त होने वाले बचाव के कारण, ठीक है, क्या हो गई, सिर्फ अपराध को सोचने वाली, ठीक है, महिला बन गई। सिर्फ उसने अपराध सोचा है, कर तो पाई नहीं, और न कर पाने का जो कारण था वो कारण स्वयं कानून ने उत्पन्न कर दिया। इसलिए सीता किसी भी अपराध की दोषी नहीं। और कल हमने कहा था यदि मिस्टर यक्स इसी चीज को और इन्हीं परिस्थितियों में यानी जानते ना हो कि चोरी की है, इन्हीं परिस्थितियों में मिस्टर यक्स उठा लें तो मिस्टर यक्स चोरी के प्रयत्न के दोषी होंगे, क्योंकि फिर उनके पक्ष में कानून नहीं है। मिस्टर यक्स उस आर्टिकल के मालिक नहीं है जो उनके पक्ष में 410 या 317 सबसेक्शन 1 खड़ी हो जाए, वो स्थिति नहीं बनेगी। तो मिस्टर यक्स शासित होंगे 62 सेक्शन, नया पुराना 511, उसका जो दृष्टांत है कि संदूक में हाथ डाला आर्टिकल चुराने के लिए और बाई चांस संदूक खाली है, और जो अर्थान्वयन ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट में माननीय उच्चतम न्यायालय का आया कि यदि आप किसी अपराध को करने की दिशा में कोई काम करते हैं तो वो काम जिस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त करता है, ठीक उससे पहले वाले काम की स्थिति तक भले ही आप न पहुंचे, उससे पहले ही वो काम प्रकृति द्वारा उत्पन्न किए गए कारण से या प्रकृति द्वारा उत्पन्न किए गए कारण की वजह से कभी पूर्ण ना हो सके तो आपके द्वारा किया गया कृत्य प्रश्न की सीमा में आएगा। शर्त केवल इतनी, आप अपनी ओर से सब कुछ कर दें, और अपनी ओर से सब कुछ करने के बाद जो बिल्कुल पूर्णता से ठीक पहले का काम है वहां तक भले ही ना कर पाए, उससे पहले ही आपने बंदूक तानी और बस उसी समय, ठीक उसी समय सांप ने काट लिया, और आप, ठीक है, सांप के काटने से तो तुरंत नहीं मरेंगे, क्योंकि उसके लिए तो जहर पहनना चाहिए ना। उसे कम से कम कितना भी जहरीला सांप क्यों ना हो, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, ये तो चाहिए। लेकिन हार्ट फेल हो गया ये देखते ही कि सांप ने काट लिया, और आप तत्काल मर गए, ठीक है ना। तो आप मर गए, ये ठीक है, लेकिन आप, ठीक है, अभी अपनी ओर से सब कुछ आपने कर दिया था, बस घोड़ा दबाने ही जा रहे थे आप, ठीक है, घोड़े पर उंगली भी आ गई थी, ठीक है। तो ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ये कहती है कि बिल्कुल ठीक पहले वाला काम, यानी घोड़ा दबा चुके हैं आप और गोली नहीं चली, ये भी हो सकता है, दबा दिया और गोली नहीं चली, ठीक है। इस स्थिति में भले ही ना आए हो, हालांकि ये उदाहरण एकदम परफेक्ट नहीं बैठ रहा है, लेकिन भले ही उदाहरण एकदम परफेक्ट ना हो, मेरे भाव को समझने की कोशिश करिए कि बिल्कुल पूर्णता से ठीक पहले वाला काम भले ही ना हुआ, ठीक है, लेकिन आपने अपनी ओर से सब कुछ कर दिया और प्रकृति के कारण से वो काम असफल हो गया, तो प्रश्न माना जाएगा
जैसे उन्होंने कहा कि आपने अपनी समझ से दूसरे को जहर दिया, लेकिन वो चीनी थी, मर तो सकता ही नहीं था, चीनी थी, मर कैसे जाएगा। ठीक है, ये सब तो सटीक उदाहरण है। पूर्णता से ठीक पहले वाला काम नहीं हुआ, उससे पहले ही असफल हुआ, और असफल होना ही है, क्योंकि चीनी खा के कोई मर ही नहीं सकता। लेकिन ये चीनी देने का जो काम हुआ है, ये जहर देने में जो असफलता हुई है, वो आपकी वजह से नहीं, क्योंकि आपने अपनी जानकारी में तो जहर ही दिया। ये तो प्रकृति ने भ्रम उत्पन्न किया, जिसकी वजह से आपको ज्ञान ही नहीं हो सका कि हम चीनी के धोखे में, वो जहर के धोखे में चीनी दे रहे। अगर पता लगा होता तो शायद आपने बात बदल दी होती। तो अगर यह स्थिति है, यानी प्रकृति ने कोई ऐसा कारण उत्पन्न कर दिया जिसकी वजह से अपराध के कॉन्स्टिट्यूट होने में कोई दिक्कत आ गई, वो पूरा नहीं हो सका, तो प्रश्न ही माना जाएगा। तो मिस्टर यक्स अगर इसे उठाएंगे तो चोरी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो चुराई गई संपत्ति है। और मिस्टर यक्स के बारे में यह भी नहीं कह सकते कि वो पुरानी 411 या वर्तमान 317 सबसेक्शन 1 यानी 4 चुराई गई संपत्ति को प्राप्त करने के दोषी, ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि उसके लिए जरूरी होगा कि मिस्टर यक्स जिस संपत्ति को उठाने जा रहे हैं या प्राप्त करने जा रहे हैं, उस संपत्ति की प्रकृति के संबंध में मिस्टर यक्स सभी तथ्यों से अवगत हो। मिस्टर यक्स को यह मालूम होना चाहिए कि संपत्ति चोरी की है, क्योंकि वहां इसेंशियल कंडीशन जो 411 में बताई है, 317 सबसेक्शन 1 में बताई, वो ये कि जब कोई ये जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि अमुक संपत्ति चोरी की है, उसे प्राप्त करेगा, तो वो चुराई गई संपत्ति प्राप्त करने का दोषी होगा। यहां मिस्टर एक्स की जानकारी संबंधित आर्टिकल के बारे में ये नहीं है। वो ये मान रहा है ये गीता की है और हम उठा लेंगे, हम चुराएंगे। ठीक है, इसलिए जैसे ही वो उसे हटाएगा तो चोरी तो हो नहीं सकती, क्योंकि वो चोरी की संपत्ति है, जंगम संपत्ति गीता के कब्जे की है ही नहीं। ठीक है ना, गीता के कब्जे की जंगम संपत्ति नहीं है वो। सत्य यही है। मिस्टर एक्स की मान्यता इस संपत्ति के संबंध में कुछ भी हो तो मान्यताएं सत्य का स्थान तो नहीं ले सकती, न मान्यताएं सत्य को परिवर्तित कर सकती हैं। तो मिस्टर एक्स की मान्यता क्या है, इस आधार पर तो निर्णित होगा नहीं। निर्णित तो साक्ष्य के आधार पर होगा। और आपसे कई बार कहा गया कि जब प्रॉब्लम बोली जा रही तो ये मानकर चला जाएगा कि साक्ष्य से ये तथ्य साबित हो गए। तो जब ये साबित हुआ है कि मिस्टर एक्स की जानकारी, ठीक है, उस संपत्ति के संबंध में गीता की जंगम संपत्ति की थी, जबकि सत्य यह है कि वो गीता की जंगम संपत्ति नहीं बल्कि गीता के द्वारा चुराई गई संपत्ति थी, तो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न किए गए कारण की वजह से मिस्टर एक्स चोरी में असफल हो गए। क्योंकि सीता का पक्ष कानून ने लिया था, इसलिए सीता किसी अपराध की दोषी नहीं थी, जबकि मिस्टर एक्स प्रत्न के दोषी होंगे। और मिस्टर एक्स को चोरी के प्रत्न के लिए दंड मिलेगा, जो कि उतना होगा जितना मैक्सिमम चोरी की दशा में मिलता, उसका आधा, इतना दंड मिल सकता है। ठीक है ना। तो अब कोई और पूछ रहा था, तो मेरे ख्याल से अब इसे इतना ही रखा जाए तो भी उनके बात का उत्तर आ गया है। उनका कहना था कि साहब जो है ए ने डिसऑनेस्टली किसी के कब्जे की संपत्ति ली, मतलब वो अगर एक शब्द में बोले तो ए ने चोरी की और चोरी की संपत्ति को बी ने डिसऑनेस्टली यानी वही चुरा लेने के आशय से प्राप्त किया। ठीक है ना। उन्होंने डिसऑनेस्टली उसे चोरी की संपत्ति को प्राप्त किया, तो फिर बात वही रहेगी।
ठीक है ना। अगर वो ये जानते हों कि ये चोरी की है और उसे लें, तो वो क्या है, चुराई गई संपत्ति को प्राप्त करने के दोषी है। और अगर उनकी उस संबंध में जानकारी ये नहीं है कि वो चोरी की संपत्ति है और उसे चुराने का प्रयत्न, वो उसे चुराते हैं वो अपनी समझ से, तो वो अपने ट्रू करेक्टर में चोरी का प्रयत्न माना जाएगा। ठीक है ना। फिर वो चुराई गई संपत्ति को प्राप्त करने का अपराध नहीं हो सकता। और इसीलिए हम कहते हैं बार बार कि चोरी ये बड़ा ऐसा अपराध है जो मिसकॉन्सेप्शन में आपको डालेगा। और अगर चोरी के संबंध में ये बात है तो यही बातें सब डकैती और लूट के संबंध में भी सच रहेंगी, क्योंकि चुराई गई संपत्ति की डेफिनेशन वही है कि जिस संपत्ति का कब्जा चोरी, लूट, डकैती, संपत्ति का आपराधिक न्यासभंग, ठीक है, संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग, छल, इनसे प्राप्त अंतरित किया गया, वे सब चुराई गई संपत्तियां हैं। और वे जब अपने मालिकों के हाथ में पहुंच जाती हैं तो वे चुराई गई नहीं बचती। इसलिए इस ढंग की समस्याओं को हल करने के लिए आपको चुराई गई संपत्ति की डेफिनेशन को अपने ध्यान में रखना है, अदरवाइज वो हल नहीं की जा सकती। ठीक है ना। और अगर आपने कानून को एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर लाने के लिए पढ़ा तो भी वो हल नहीं की जा सकती, क्योंकि तब तो हमारे कलीग्स जो पहले टीचर थे हमारे साथ, वो बताते थे चोरी में क्या है, 5 स्पष्टीकरण, उसकी हेडिंग, 5 उसकी वो वाली हेडिंग, उन्हें तो हेडिंगें याद रहती हैं। ठीक है, हाशिया खींचा, इधर डेट डाली, हेडिंग काले से डालना है, बाकी सतिया एक बनानी है, शुभ लाभ उस पर लिखना है, यही सब करना है। तो इससे कुछ नहीं होगा। लॉ अप्लाइड साइंस है, उसे एप्लीकेशन कैसे करें, और आपसे एप्लीकेशन कराने की ही, ठीक है, कोशिश की जाती है प्रॉब्लम्स के माध्यम से। तो आप ये शुरुआत से मानकर चले वो लागू होने के लिए ला, और उसी ढंग से उसे पढ़ना चाहिए। तो हम लोग कल बात कर चुके थे कि व्यक्ति अपनी ही संपत्ति चुराने का दोषी हो सकता है यदि आपने अपनी ही संपत्ति का कब्जा किसी के पास न्यस्त कर दिया है। ऐसे बहुत से हम लोगों ने दृष्टांत देखे थे कि उसने अपनी वस्तु का पणयम कर दिया, उसने अपनी वस्तु का उपनिधान कर दिया। ठीक है, अब जब पणयम किया, उपनिधान किया, तो कब्जा अंतरित है। ठीक है, पणयम यानी प्लेस कर दिया, यानी गिरवी रख दी। अब जो गिरवी रख दी तो कब्जा तो गिरवीदार के पास जाएगा। इसके लिए गिरवी को बहुत तात्विक दृष्टिकोण से पढ़ना जरूरी थोड़ा, ये तो सामान्य चीजें हैं। कब्जा तो गिरवीदार के पास चला गया, और गिरवीदार से आप ऋण लिया है, और आपने जो संपत्ति का कब्जा गिरवीदार को दिया, वो प्रतिभूति के तौर पर दिया है, सिक्योरिटी के पर्पज से, कि आप ऋण की वापसी करेंगे और नहीं करेंगे तो वो संबंधित जो आपका आर्टिकल है, जिसका आपने पणयम किया है, जिसको गिरवी डाला है, वो गिरवी के कानून के मुताबिक, ठीक है, क्या कार्यवाही करके गिरवी के कानून के मुताबिक उसे गिरवी संपत्ति को बिक्री करके अपना ऋण वसूलने का हक है। लेकिन उससे पहले उसे नोटिस आदि भी देने हैं, अपने इस आशय की सूचना उस व्यक्ति को देनी है जिसकी गिरवी है, ऐसा लिखा है वहां। इसलिए गिरवी के कानून का पालन करके वो उसको बेच के अपने ऋण की वसूली कर सकता है। और यदि आप ऋण चुकता किए बिना अपनी ही संपत्ति जो कि उसके कब्जे में जा चुकी है, अपनी ही संपत्ति लेकर के आ जाएंगे बेईमानीपूर्ण आशय से, अर्थात जब लोन चुकता किए बिना, तो आप कहो ना कहो कि मेरा आशय बेईमानीपूर्ण है, वो तो माना ही जाएगा आशय बेईमानीपूर्ण। आपके कहने से ही हर बात थोड़ी होगी, आप मत कहो, लेकिन जो कुछ आप कर रहे हो
उसे जिस रूप में पहचाना जाना चाहिए और वो जिस रूप में पहचाना जाता है उसी रूप में तो पहचाना जाएगा। आप उसे अपने कृत्य को, आपने जो कुछ किया, यानी आप अपने करने को, यानी अपने कृत्य को किसी भी रूप में वर्णित करो तो आपके वर्णन के हिसाब से आपके कृत्य की पहचान थोड़े की जाएगी। आपका कृत्य जिस रूप, प्रकृति और गुणवत्ता का है उसी के मुताबिक आपके कृत्य को पहचाना जाएगा। तो आप जब ऋण चुकता किए बिना अपनी गिरवी की गई संपत्ति को लेकर आ रहे हो तो ऋण की प्रतिभूति के तौर पर उसे जो संपत्ति प्राप्त थी वो तो अब उसके पास नहीं रही, तो नुकसान तो उसे हो ही गया, हानि तो उसे हो ही गई और आपने खुद को लाभान्वित तो कर ही लिया। अब आप अपने इस कृत्य को कुछ भी कहो, ठीक है, लेकिन आपका एक कृत्य बेईमानीपूर्ण है, इसमें तो कोई दो मत है ही नहीं। तो आप इस तर्क को नहीं दे सकते कि संपत्ति मेरी थी इसलिए हम चोरी के दोषी नहीं, आप डेफिनेटली चोरी के दोषी। तो दृष्टांत ये बता रहे हैं कि आप अपनी ही संपत्ति की चोरी के दोषी हो सकते हैं और ये प्रीलिम से याद करने की जरूरत नहीं है, आप प्रीलिम से ही याद करते हैं, प्रीलिम स्पेशल, ठीक है। ये जितनी स्पेशल हैं ये सब लोकल हैं, ठीक है, ये कोई स्पेशल नहीं है, ये जनरल भी नहीं है, सब लोकल है। इसलिए किसी स्पेशल के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है, जनरल के चक्कर में रहिए, उसी को समझिए, उसी से सारी बात समझ में आती है, ठीक है। तो यहां उसने कहा था कि यदि टा तक हम लोग बात किए थे कि यदि का अपनी घड़ी या के पास पणयम करने के बाद घड़ी के बदले लिए गए ऋण को चुकाए बिना उसे या के कब्जे में से या की सम्मति के बिना ले लेता है तो उसने चोरी की है, यद्यपि वह घड़ी उसकी अपनी ही संपत्ति, क्योंकि वह उसको बेईमानी से लेता है। और यह आपका प्री में और मेंस वेंस में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। हालांकि हमारे दृष्टिकोण से तो यह बड़ी बेवकूफी का सवाल है, लेकिन सब पूछा जाता है, ठीक है। तो बेईमानी से लेता है। ठा कहता है का एक वस्तु को उस समय तक रख लेने के आशय से जबकि उसके प्रत्यावर्तन के लिए पुरस्कार के रूप में उसे या से धन अभिप्राप्त न हो जाए, या कि सम्मति के बिना या के कब्जे में से ले लेता है, यहां का बेईमानी से लेता है, ठीक है। आप किसी के कब्जे से कोई संपत्ति इसलिए ले रहे हो, ठीक है, कि जब तक आपको उस संपत्ति के बदले वो कोई धनराशि ये नहीं देगा तब तक आप इस संपत्ति को वापस नहीं करोगे, ठीक है। तो धनराशि देने के लिए तो सहमत नहीं है आपको संपत्ति, क्योंकि उसी की संपत्ति है, लिए तो तुम ले रहे हो, ठीक है। तो सम्मति और ले लेने का क्रम ये भले ही परिवर्तित हुआ, सामान्य तौर पर आपकी सम्मति के बिना यह तथ्य पहले घटता है और लेने की घटना उसके बाद होती है, ठीक है। जब सामान्य ढंग से चोरी होती है तब क्या होता है कि सम्मति न होने का तथ्य पहले अस्तित्व में आ जाता है और संपत्ति हटने की घटना, जंगम संपत्ति हटने की घटना, यह संपत्ति के जंगम संपत्ति के हटने का तथ्य यह बाद में अस्तित्व में आता है। सामान्य चोरी में ऐसा होता है, यहां थोड़ा तथ्यों में उलटफेर हो गया है, तथ्यों के अस्तित्व में आने के क्रम में थोड़ा उलटफेर हुआ है, इसीलिए यह दृष्टांत थोड़ा अजीब सा लगता है, ठीक है। संपत्ति आपके कब्जे में है, हमने इस आशय से ली है, अब हो सकता है जब हम ले रहे हैं उस समय, ठीक है, आपसे पूछकर ही ले ली हमने या आपके सामने ही उठा ली, अभिव्यक्ति और संपत्ति अभिव्यक्ति विकसित हो सकती है। तो इस समय आपको यह लग रहा है कि संपत्ति उठा रहे हैं, दे देंगे, जबकि मेरा आशय क्या है, और अपराध तो मेरे आशय के मुताबिक घटित होगा। मेरा आशय यह है कि आप जब तक अब इस संपत्ति के बदले हमें 200 रुपए 500 रुपए नहीं देंगे तब तक हम ये वापस नहीं करेंगे। अब आप मेरे इस आशय से अवगत नहीं है, आपके सामने ही हमने उठाई, आप कुछ नहीं बोले तो विविक्षित संपत्ति तो है,
लेकिन आप सत्यता से अवगत नहीं हैं। आपको तो मेरे आशय का पता उस समय लगेगा जब हम ये कहेंगे कि अब तो वापस चाहिए तो 200 रुपए दो या 500 रुपए दो। अब मेरे बाद के ये कथन संपत्ति हटाने के समय या संपत्ति लेने के समय जो मेरा आशय विद्यमान था उसकी सूचना दे रहे हैं। ठीक है, अब आपकी सम्मति, ठीक है, एक विधिक सम्मति नहीं है, क्योंकि अगर यह कहा जाए कि आपको संपत्ति के हटाने के समय, ठीक है, तथ्य का भ्रम हो रहा था, ठीक है, इस वजह से आपने विवक्षित सम्मति दी, तो यह एकदम न्यायपूर्ण बात है। ठीक है, जिस विवक्षित सम्मति होने के तर्क के आधार पर हम अपने कृत्य को चोरी की सीमा से बाहर ले जाना चाहते हैं, ठीक है ना, वो सम्मति आपके द्वारा जिस मूवमेंट पर दी गई थी, अभिव्यक्ति या विवक्षित रूप से, वो तथ्य का भ्रम हो जाने के कारण दी गई थी। और तथ्य के भ्रम में डालकर या तथ्य के भ्रम के कारण, चाहे हम डालें और चाहे तथ्य के भ्रम आपको हो जाए, तथ्य के भ्रम के कारण जो सम्मति दी जाती है वो धारा 90 या धारा 28 बीएनएस के मुताबिक सम्मति नहीं है। ठीक है, या आपकी अनुपस्थिति में हमने आपकी चीज, यानी आपकी अभिव्यक्ति विवक्षित सम्मति थी ही नहीं, बल्कि हमने वो चीज उठा ली। यानी स्थिति कुछ भी हो, आपकी अभिव्यक्ति विवक्षित सम्मति भले ही हो और भले ही न हो, बात सिर्फ इतनी है कि संपत्ति का प्रत्यावर्तन यानी रेस्टोर, ठीक है, रेस्टिट्यूशन प्रॉपर्टी का, यानी जिसके पास संपत्ति होनी चाहिए उसके पास संपत्ति हो, इसके लिए हमें धनराशि मिलनी चाहिए। अगर इस आशय के साथ हम किसी की संपत्ति को लेंगे तो भले ही सम्मति और हटाने के तथ्यों के अस्तित्व में आने के क्रम में थोड़ा उलटफेर हो जाए, लेकिन इसके बाद भी यह घटना चोरी की ही है और हमने संपत्ति चोरी ही की है, यह बिल्कुल माना जाएगा। और इसीलिए हम कहते हैं कि बार बार कि दृष्टांतों को पढ़िए और दृष्टांतों को तथ्यों पर लागू करिए। समाज में जो भी तथ्य समस्या के तौर पर आपके सामने रखे जा रहे हैं, वे या तो वे या तो बेयर प्रोविजन या दृष्टांत के आधार पर ही हल होंगे। ठीक है ना, इसलिए ये चोरी के दृष्टांत बड़े महत्व के हैं और इन्हें जरूर पढ़ लेना चाहिए और जरूर समझना चाहिए। अब कहता है का जो या का मित्र है, या की अनुपस्थिति में या के पुस्तकालय में जाता है और या की अभिव्यक्त सम्मति के बिना एक पुस्तक केवल पढ़ने के लिए और वापस करने के आशय से, अब आशय बेईमानी का ही नहीं, ठीक है, पढ़ने के लिए और वापस करने के आशय से ले जाता है। यहां यह अधिसंभाव्य है कि का ने यह विचार किया हो कि पुस्तक उपयोग में लाने के लिए उसको या की विवक्षित सम्मति प्राप्त है। यदि का यह विचार था तो उसने चोरी नहीं की है। लेकिन अगले में कहता है, ठीक है, अगले में या इसी में मान लें कि अगर उसे यह पता है कि हमें सम्मति प्राप्त नहीं है, ठीक है, इसकी काकी, तो भले ही वापस करने का आशय हो, ठीक है, भले ही वापस करने का आशय हो, लेकिन उसकी अभिव्यक्त और विवक्षित सम्मति के बिना अगर वो पुस्तक उठाएगा पढ़ने के लिए तो स्वयं को लाभान्वित तो कर ही रहा है। ठीक है, भले ही वापस कर देने के कारण वापस ले आएगा ना, वापस ले आने के कारण का को कोई हानि नहीं हो रही, क्योंकि का उसी समय उस पुस्तक को पढ़ेगा इसकी संभावना कम है। लेकिन है, वो चाहे तो उस समय, ठीक है, उसी समय वो भी पुस्तक पढ़ना चाहता है। का अगर वो भी उसी समय पढ़ना चाहता तो का को नुकसान भी हो रहा, इन्हें फायदा भी हो रहा। और मानिए का ने उस समय पुस्तक पढ़ी ही नहीं, तथ्य ये आए कि का आराम से घर पर सोता रहा और का की लाइब्रेरी थी और ये गए और इन्होंने पुस्तक उठाई,
और इन्हें विश्वास था कि हमें बिल्कुल नहीं, हमारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता, वो हमें कतई अभिव्यक्त विक्षिप्तमति कुछ नहीं मेरे लिए। और फिर भी इन्होंने पुस्तक उठाई और अपने पढ़ने के लिए, तो इन्होंने खुद को लाभान्वित कर लिया और बस इतना ही पर्याप्त है चोरी के लिए। इन्होंने फिर चोरी की है, क्योंकि आपको पहले भी हमने कहा कि लेना, ठीक है, ये कितनी अवधि के लिए, इसका कोई महत्व नहीं। ये 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, पूरी जिंदगी के लिए, हमेशा के लिए। लेने की अवधि कितने, अवधि के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना कितने समय के लिए, ये महत्व की बात ही नहीं है। महत्व की बात यह है कि जितनी भी अवधि के लिए आप ले रहे थे, उतनी अवधि के लिए स्थायी तौर पर, परमानेंट तौर पर आप ले रहे थे। महत्व की बात सिर्फ इतनी है, ठीक है। और ऐसे लेने के लिए आप जैसे ही हटाएंगे, और हटाने का तात्पर्य क्या होगा कि वो जिस सिचुएशन में थी उसमें थोड़ी सी भी बदलाव, थोड़ी सी भी उसकी स्थिति में बदलाव अगर आपने किया, तो आपने हटाया है, और देन आप चोरी के दोषी हैं, ठीक है ना। तो इस दृष्टि, इस ये जो, ठीक है, यम दृष्टांत है, ये जो हुआ दृष्टांत है, ये महत्व का है। और आपका पूछा जाता है, और उसके बाद यन और ओ, चोरी में सारे दृष्टांत बड़े महत्व के, और इन्हें जरूर देखना चाहिए। अब अगले जो दृष्टांत है वो ये साबित कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में पति और पत्नी, ठीक है, एक नहीं है। पत्नी लिपिक सेवक के कब्जे की संपत्ति व्यक्ति के कब्जे में मानी जाएगी, वो बात चोरी के संदर्भों में लागू नहीं हो सकती है। क्यों? वहां लिखा है कि जब तक इस संदर्भ से अन्यथा प्रतीत न हो, और यहां दृष्टांत यन और दृष्टांत ओ की उपस्थिति, ठीक है ना, संदर्भ से अन्यथा प्रतीत करा रही है, ठीक है। इसलिए सेक्शन 22 की बात या 221 की बात लागू नहीं होगी, ठीक है। और ये बात हम इसलिए, हमने आपको बताया भी था कि हमारे यहां तो एक वकील साहब भी तर्की दे रहे थे, ये पति पर आरोप था, सॉरी पत्नी पर आरोप था, क्योंकि अक्सर करके पति पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा लिखाया जाता है, ठीक है। जो फैशन में है, फैशन में ये है, दहेज हत्या की बात अलग है, दहेज हत्या की बात अलग है। दहेज हत्या में, दहेज हत्या भले ही ना हो, हत्या होती है, ठीक है ना, वो बात अलग है। ये अलग बात है कि हत्या को दहेज हत्या साबित करने की, ठीक है, जो आसानी है उसकी वजह से दहेज हत्या के तौर पर लिखा दिया जाता है, लेकिन हत्या होती है। किसने की किसने नहीं की वो डिफरेंट बात है, ठीक है। लेकिन दहेज उत्पीड़न जब लिखाया जाता है तो इनफैक्ट मारपीट होती है, दहेज उत्पीड़न नहीं होता। 90 हमेशा नहीं होता, ऐसी बात नहीं है, होता भी होगा, लेकिन मारपीट होती है, क्रूरता होती है, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन दहेज उत्पीड़न हो ऐसा कम होता है, क्रूरता होती है, इसमें कोई दो मत नहीं, ठीक है। तो फिर थोड़ा, ठीक है, आपका मतलब प्रसाद ज्यादा मिल गया, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। भाई आप मारपीट तो कर ही रहे थे, तो अगर थोड़ा प्रसाद ज्यादा मिल गया, दहेज उत्पीड़न तुम्हें इनाम में मिल गया, एक के साथ एक फ्री मिल गया, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फैशन में यह है कि पत्नियां पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न लिखाती हैं, और पति पत्नियों के खिलाफ अपने घर से सामान चुरा ले जाने की रपट ये लिखाते हैं कि वो हमारे घर से सामान चुरा ले गए, ठीक है। तो वकील साहब तर्क यही दे रहे थे, हमने आपको बताया था कि 222 का या 221 का या धारा 22 का, कि तब चोरी हुई कहां। चलो इन्हीं की मान लो, पत्नी के पास है ना इनकी संपत्ति है, ये कहते हैं मेरे घर से उठा ले गई, मेरी संपत्ति ले गई, तो पत्नी के पास है ना इनकी संपत्ति, तो पत्नी लिपिक सेवक के कब्जे की संपत्ति व्यक्ति के पास है, तो इनकी पत्नी के पास है तो इनके पास है। और जब इनके पास है तो फिर जब इनसे हटी ही नहीं संपत्ति, तो चोरी किसने कर ली, चोरी कहां हो गई, ठीक है। तो हम तो सरकारी वकील हैं, हमें तो सरकार का ही पक्ष रखना है, मतलब हम तो खिलाफ ही बोलेंगे, यानी पत्नी के खिलाफ हम बोलेंगे। तो हमने कहा साहब ये कहां लिखा है, लिखा है कि जब तक इस संदर्भ से अन्यथा प्रतीत न हो,
हालांकि उस समय में दृष्टांत यन और ओ याद नहीं आए हैं, क्योंकि इतना भाई याद नहीं रहता है कि दृष्टांत तक हमें याद रहे। हालांकि अब याद रहेंगे, क्योंकि अब तो बात चल पड़ी ना, उस ढंग की बात आ गई तो अब याद रहेंगे। तो दृष्टांत यन और ओ की उपस्थिति ये साबित कर रही है कि पति और पत्नी चोरी के दोषी होंगे एक दूसरे की संपत्ति के। और यहां 221 और धारा 22 लागू नहीं होगी, क्योंकि वहां लिखा है संदर्भ से अन्यथा प्रतीत हो, तो फिर वो चीजें लागू नहीं हो सकती। और ये संदर्भ से अन्यथा प्रतीत करा रहे हैं। यहां क्या कह रहा है? कह रहा है कि या की पत्नी से का खैरात मांगता है, वह का को धन भोजन और कपड़े देती है, जिनको का जानता है कि वे उसके पति या के हैं। यहां यह अधिसंभाव्य है कि काका यह विचार हो कि या की पत्नी को भिक्षा देने का प्राधिकार है। यदि काका यह विचार था तो का ने चोरी नहीं की। ठीक है, उसने दिए पत्नी ने, और इसका यह विचार है कि भाई उसे देने का हक है, तो उसने चोरी थोड़े ने की है। न का ने की, न या ने की, कोई मतलब ही नहीं, किसी ने नहीं की। अब अगला कहता का या की पत्नी का जार है। ठीक है, अब संबंध बदल गया। ठीक है, का या की पत्नी का जार है, वह का को एक मूल्यवान संपत्ति देती है, जिसके संबंध में का ये जानता है कि वह उसके पति या की है, और वह ऐसी संपत्ति है जिसको देने का उसे प्राधिकार या से प्राप्त नहीं है। ठीक है, यदि का उस संपत्ति को बेईमानी से लेता है तो वह चोरी करता है। लेकिन सवाल यह है कि पत्नी का क्या दायित्व है? ठीक है, क्योंकि उसने पति की संपत्ति, ठीक है, ये दी है किसको? तो इस संबंध में न्यायालयों ने डिसाइड किया है कि पत्नी पति की संपत्ति की चोरी की दोषी हो सकेगी। तो इस हिसाब से देखेंगे तो पत्नी भी चोरी की दोषी मानी जाएगी, और जार भी दोषी चोरी का माना जाएगा, क्योंकि उसने पत्नी की सहायता से, ठीक है, चोरी की है। और नहीं तो आपराधिक षड्यंत्र, ठीक है, इसकी तो दोषी पत्नी हो ही जाएगी। ठीक है ना? और वैसे तो चोरी की ही दोषी होगी मेरे अपने विचार में। ठीक है ना? क्योंकि न्यायालय ने यह अनेकों बार डिसाइड किया है कि पत्नी पति की संपत्ति की चोरी की दोषी है। ठीक है ना? तो यहां पति पत्नी को एक नहीं मानते, इसलिए पत्नी पति की संपत्ति की चोरी कर सकती है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो ये आपका पत्नी भी चोरी की दोषी होनी चाहिए। हम इस संबंध में कोई दावा नहीं कर रहे, लेकिन मतलब मेरा विचार यही है कि पत्नी चोरी की दोषी होगी, पत्नी भी। जार तो है ही है, जार तो है ही है, वो तो दृष्टांत स्वयं कह रहा है कि जार दोषी है, लेकिन पत्नी भी होनी चाहिए, या अगर वहां नहीं मानेंगे तो आपराधिक षड्यंत्र तो कम से कम है ही। ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद फिर कहता है या की संपत्ति को अपनी स्वयं की संपत्ति होने का सद्भाव विश्वास करते हुए या के कब्जे में से संपत्ति को का ले लेता है, सद्भाव से विश्वास कर रहा है। अब देखिए, यह दृष्टांत ये शो करता है, जिसकी चर्चा हमने पहले की थी आपसे, कि अगर आप सद्भाव पूर्वक विश्वास करते हैं, सद्भाव का मतलब क्या हुआ कि आपका क्या है, वो सम्यक सतर्कता और सम्यक सावधानी, इसके द्वारा विश्वास करते हैं। अच्छा, ये सम्यक शब्द व्यक्ति व्यक्ति के ज्ञान के आधार पर बदलता जाएगा। एक अनपढ़ व्यक्ति है, ठीक है, या एक ऐसा व्यक्ति जिसे कानून की जानकारी नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं जानता कानून के बारे में, वो ये भी मान सकता है कि ये जो हमारी पास रसीद है, ठीक है ना, इसके आधार पर हम अमुक संपत्ति के मालिक हो गए। ठीक है ना? वो ये मान सकता है। जबकि सही स्थिति यह हो सकती है कि उस संपत्ति के मालिक होने के लिए रसीद के अतिरिक्त और भी कुछ किया जाना चाहिए। ठीक है ना? और भी कुछ होना चाहिए, तभी व्यक्ति किसी चीज की संपत्ति, किसी संपत्ति का मालिक हो सकता है। जैसे
आपकी मोटरसाइकिल की ओनरशिप ट्रांसफर कब होगी? जब आप मोटरसाइकिल के ओनर के तौर पर आरटीओ ऑफिस में आपका नाम दर्ज हो जाए, ठीक है ना, तब तक आप मोटरसाइकिल के ओनर नहीं हो सकते। ये ज्यादा बेहतर उदाहरण है, क्योंकि जंगम संपत्ति है मोटरसाइकिल, ठीक है ना। और अक्सर आप देखेंगे, ये तो समाज में बहुत ज्यादा बीमारी है, ठीक है, क्योंकि लोग इतने बेवकूफ हैं कि उनके 20 रुपए खर्च ना हो, वो 20 रुपए बचाने की बुद्धिमानी करते हैं, और वक्त पड़ने पर फिर लाखों रुपए से भी उनका काम चलता नहीं, ठीक है। मोटरसाइकिल बेच देंगे तो बस केवल रसीद लिखा लेंगे, बस, ठीक है, केवल रसीद लिखा लेंगे। अब रसीद लिखाने से दोनों को नुकसान होता है, दोनों को नुकसान होगा। मानिए आपका पुलिस ने उठाई आपके, और अक्सर पेपर लेके तो आप चलते नहीं हैं, किसी के शायद ही लोगों के पास पेपर मिले, पुलिस ने चेक की, आपके पास कोई पेपर नहीं मिला, ठीक है, तो आप सीआरपीसी में पढ़ के आए, पुलिस संदेह कर सकती है कि ये चोरी की है, और चोरी की है तो अभिग्रहित कर लेते हैं, ठीक है। अब आपकी मोटरसाइकिल, जिसे सीज कर देना कहते हैं, उन्होंने उठाई, सीज कर दी। अब आप लाइए पेपर, अब वो रसीद लिए आप घूम रहे हैं, ठीक है। अब उस रसीद के आधार पर आप मालिक तो है नहीं। अब जो रजिस्टर्ड ओनर है, आप उसके पैर छू रहे हैं, वो कह रहा कि कई बार तो ये किससे अदालत तक आते हैं, वो तो निकल लो, वो आएगा, आरसी दिखाएगा, अदालत उसे तुरंत ही दे देगी मोटरसाइकिल, वही मालिक है, तो अपनी रसीद लेकर घूमो। हां, इस रसीद के आधार पर आप चाहो इनके ऊपर मुकदमा लिखा दो, ठीक है, संपत्ति के आपराधिक न्याय संज्ञा, जो अपराध बने उसमें लिखा दो। आप इस रसीद के आधार पर इनसे पैसे वसूल लो, लेकिन मोटरसाइकिल कतई नहीं मिलेगी, मोटरसाइकिल उसी की है आज भी, ठीक है। अब पलट दीजिए बात, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, रसीद आपने लिखवा दी, आपने रसीद लिख दी और छुट्टी है, घर पे बैठे आराम से, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि वो तो आरटीओ ऑफिस में होगी और उसमें 2, 4, 500, 1000 रुपए खर्च होंगे, तो वो आपको बचाने हैं, क्योंकि आप स्मार्ट हैं, आप तो बहुत स्मार्ट, मतलब आपसे बुद्धिमान कौन है, बीटेक किया है, एमबीए किया है, तो फिर आप तो स्मार्ट कौन है, आप तो सब क्यों ट्रांसफर करवाए, नहीं कराई, एक्सीडेंट हो गया। अब आया क्लेम, ठीक है, आपके विरुद्ध आया दावा मोटर दुर्घटना का, ठीक है, एमएससीपी में, वहां कहते हैं रजिस्टर्ड ओनर देगा, ठीक है, रजिस्टर्ड ओनर जो भी है वही देगा। वो तो रसीद उनके पास थी, उनने देखा ये तो जा रहा है 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, क्लेम, उनने अपनी रसीद फाड़ी, जयराम जी की। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम बताओगे हम तो रसीद लिख चुके हैं, अदालत का ही कहा है कि रसीद कुछ नहीं, ठीक है, उनने तो रसीद फाड़ी फेंक दी, हमसे तो मतलब ही नहीं है, इनकी मोटरसाइकिल जे जाने। अच्छा, बीमा वो कराए क्यों, ठीक है, और कराए तो होगा नहीं, कराए तो होगा नहीं, ठीक है, रजिस्टर्ड ओनर के सिग्नेचर चाहिए एप्लीकेशन प्रपोजल फॉर्म पे, वो मिलेंगे नहीं, बीमा होगा नहीं, तो बीमा कंपनी आएगी नहीं, तुम्हारा घर मकान बिकेगा, ठीक है, क्योंकि प्रतिकर तो वसूला जाएगा, वो ऐसे वसूला जाएगा बनो सिविल कोर्ट की डिग्री हो, तो दोनों लोग जबरदस्त नुकसान में आप रहेंगे। इसलिए हमेशा, ठीक है, आप ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं, कानून जिस तरीके से ट्रांसफर होने की बात करता हो उस तरह से ट्रांसफर करवाएं, अन्यथा 2000 रुपए बचाने के लिए आप कम 20 लाख दोगे, और क्या आपके साथ बुरा हो सकता है ये भगवान ही मालिक है, और कानून में जब बुरा हो जाता है फिर उसका कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है, फिर भी उसका इलाज भगवान जी के पास है, ठीक है। जिनने दावा किया भूकंप आ गया वो सभी मर गए, अब कौन काहे का होगा दावा, ठीक है, फिर भी इलाज फिर भगवान जी के पास है, बाकी किसी के पास उसका कोई इलाज नहीं। तो सद्भाव पूर्वक अब एक रसीद आपने लिख ली, तो रसीद के आधार पर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, ठीक है, ओनरशिप ट्रांसफर बिल्कुल नहीं हुई है, लेकिन आपका सद्भाव पूर्वक विश्वास है
कि मोटरसाइकिल मेरी है। ठीक है, ये सद्भावपूर्व, ये इस पेपर के, ठीक है, कानून की दृष्टि में महत्वहीन होने के कारण विश्वास निरर्थक है, निराधार है, लेकिन आपका है सद्भावपूर्वक ये विश्वास। और मालिक ने मोटरसाइकिल उठा ली और आप गए और अपनी मोटरसाइकिल मानकर आपने जबरदस्ती वो मोटरसाइकिल उठा ली। यहां चूंकि आपका विश्वास सद्भावपूर्वक है, आशय बेईमानी का नहीं है, इसलिए आप अन्य किसी भी अपराध के दोषी हो जाएं, अन्य किसी भी अपराध के, लेकिन चोरी के दोषी नहीं हो सकते। ठीक वही स्थिति है, हमने पहले भी कहा कि मुर्गा चुरा लेने के आशय से का, ठीक है, या जो झाड़ी के पीछे किंतु का नहीं जानता, उसे गोली चलाकर मार देता है, उसने आपराधिक मानववध नहीं किया है, बल्कि बाकी कुछ भी कोई अपराध किया हो। तो यही स्थिति यहां पर है, चोरी का अपराध नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि वो सद्भावपूर्वक ले रहा है। उसका सद्भाव कितना कमजोर है इससे मतलब नहीं। और तुम फ्रॉडियर हो तो कानून फ्रॉडियरों की कोई मदद नहीं करता। आपका सद्भावपूर्वक विश्वास है कि ये इनकी मोटरसाइकिल नहीं है, वो इनकी मोटरसाइकिल इन्हीं की है, मेरी नहीं है, और खाली भी बात कर रहे, ठीक है, एक फर्जी रसीद खुद ही लिख ली और इनकी मोटरसाइकिल उठा लाए। तो चोरी भी की उठाने के कारण, और जो कूट रचित दस्तावेज बनाए उनके संबंध में जो भी ऑफेंसेस होंगे वो होंगे, ठीक है ना। तो आपका दृष्टांत कहता है कि या की संपत्ति को अपनी स्वयं की संपत्ति होने का सद्भावपूर्वक विश्वास करते हुए या के कब्जे में से संपत्ति को का ले लेता है, यहां का बेईमानी से नहीं लेता, इसलिए वह चोरी नहीं करता। तो आप देखें दृष्टांत और धारा, इसे आप पूरी तरह पढ़ेंगे तो चोरी से इंटरेस्टिंग ऑफेंस ही नहीं है, बड़ा इंटरेस्टिंग ऑफेंस है, ठीक है। आगे कहता है ये जो 379 थी वो अब कितनी हो गई, 303 सबसेक्शन 2, ठीक है ना। कहता है जो कोई चोरी करेगा, इसे दंड का सेक्शन इसलिए ठीक से पढ़ेंगे क्योंकि झपट मारी जो पहले चोरी में ही गवर्न होती थी, अब उन्होंने झपट मारी को चोरी से अलग कर दिया है, ठीक है। क्योंकि झपट मारी में कुछ भी हो, थोड़ा बहुत ही सही बल का तत्व रहता है, ठीक है। तो वो चोरी का ऐसा एग्रावेटेड स्वरूप है जिसे वास्तव में चोरी से अलग होना भी चाहिए था, ठीक है। जो हालांकि चोर के साथ इन शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सार्थक और मतलब सकारात्मक शब्द हैं, फिर भी अन्य कोई इससे बेहतर शब्द हमें नहीं मिल रहे, इसलिए इनका उपयोग करें कि चोर फिर भी सीधा साधा आदमी होता है। ये जो झपट मार है ये चोर की अपेक्षा ज्यादा नीच और दुष्ट व्यक्ति होता है, ठीक है। और पहले झपट मार और चोर दोनों एक ही थे। तो कानून के दृष्टिकोण से अगर देखें, न्याय के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो चूंकि चोर झपट मार की अपेक्षा थोड़ा सीधा साधा आदमी है, इसलिए चोर को जो दंड मिलना चाहिए झपट मार को उससे कठोर मिलना चाहिए। तो वही अंतर अभी आपको दिखाई देगा। कहता है जो कोई चोरी करेगा वह दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक, यहां तक बात ठीक हो गई, ठीक है। 3 वर्ष तक की सजा या जुर्माना और नहीं या जुर्माना, ठीक है, या दोनों से, ठीक है, दंडित किया जाएगा। और इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति के दूसरे या पश्चातवर्ती दोष सिद्धि के मामले में उसे ऐसी कठोर कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम नहीं होगी। अब मिनिमम भी आ गया क्योंकि आप भाई सुधरे नहीं तो फिर तो ज्यादा कठोर व्यवहार होना चाहिए, किंतु 5 वर्ष की भी हो सकेगी और जुर्माना दंडित किया जाएगा, ठीक है। अब पहली चोरी आपने की और पहली बार जब दोष सिद्ध हुए, दूसरी बार नहीं, दूसरी बार तो फिर आ ही गया मिनिमम 1 ईयर और मैक्सिमम 5 ईयर, और वो भी कठोर कारावास, ठीक है ना। और कठोर कारावास के साथ साथ और जुर्माना आ गया है। पहले या जुर्माना था, ठीक है ना, पहले या जुर्माना था, अब और जुर्माना आ गया दूसरी दोष सिद्धि में, तो मामला कठोर हो गया, वो हो भी जाना चाहिए, ठीक है। परंतु चोरी के उन मामलों में जहां चोरी की गई संपत्ति का मूल्य 5,000 रुपए से कम है, ये स्पेशल कर दिया उन्होंने छोटे चोरों के लिए, ठीक है। और कोई व्यक्ति पहली बार दोष सिद्ध किया गया है और चोरी की गई संपत्ति वापस भी उसने कर दी, ठीक है। यह संपत्ति को प्रत्यावर्तित करने पर, यानी उन्होंने मांगी है उसने दे भी दी, ठीक है ना, उसे सामुदायिक सेवा से दंडित किया जाएगा। 5,000 रुपए से कम है चोरी,
पहली ही बार उसने की, ठीक है। जैसे कुछ नहीं, अपना ब्रेड के 10 वही चुरा लिए, 10-20 नेल पॉलिश चुरा ली, थोड़ी बहुत लिपस्टिक उठा लाए, ठीक है, ये सब कर लिया। तो पहली बार संपत्ति वापस करो, ठीक है, पहली बार दोषित आप हो गए, संपत्ति एक तो वापस करो, ठीक है। दूसरा, आपको सामुदायिक सेवा से दंडित करेंगे, आपको कारावास की सजा नहीं मिलेगी, ठीक है ना। अब झपट मारी जरा देखें। वो तो 75 आईपीसी में, अब जो 75 था वो इसमें कितना हुआ? 13। जरा 13 खोलो, 13 क्या कह रहा है? जो कोई व्यक्ति भारत में के किसी न्यायालय द्वारा इस संहिता के अध्याय 10, ये अध्याय कितना है, या अध्याय 17, अच्छा ठीक है, कि अधीन 3 वर्ष या उससे अधिक की कारावास अवधि के लिए दोनों में से किसी मात्र के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने के पश्चात उन दोनों में से किसी अध्याय के अधीन उतनी ही अवधि के लिए वैसे ही कारावास से दंडनीय किसी अपराध का दोषी हो, तो वह हर ऐसे पश्चातवर्ती अपराध के लिए आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी मात्र के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय होगा। अब भाई यहां पर, ठीक है, 13 और आपका इसमें विरोध आ गया है, ठीक है ना। लेकिन स्पेसिफिक, तो फिर स्पेसिफिक और जनरल, ठीक है, सेक्शन का नियम लागू होगा। फिर 75 या 13 इसके लिए लागू नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि यहां उन्होंने कहा दूसरे या पश्चातवर्ती, दोनों उन्होंने कह दिया, या तो खाली दूसरी दोष सिद्धि की बात करता, ठीक है, उसने कहा दूसरे या पश्चातवर्ती दोष सिद्धि के मामले में, ठीक है, या दूसरे या पश्चातवर्ती। तो इसका मतलब ये हो गया कि चोरी के लिए अब 13 को हम लागू नहीं कर पाएंगे, ठीक है, सीधी सी बात है। ये तो खाली दूसरे होता तो फिर तीसरे के लिए, अगर तीसरी बार भी दोष सिद्ध होता तो दूसरे के बाद पश्चातवर्ती वो गवर्न हो जाता, लेकिन यहां दूसरे या पश्चातवर्ती दोनों लिख दिया। तो अब मेरा विचार ये है, अब फिर मतलब अधिकृत व्याख्या तो फिर सुप्रीम कोर्ट ही करेगा, लेकिन मेरा विचार ये है कि अब जनरल सेक्शन और स्पेसिफिक सेक्शन, इसका रूल लागू होना चाहिए और दोषी नहीं माना जाना चाहिए, मतलब 13 को यहां पर लागू नहीं होना चाहिए और आजीवन कारावास का दंड नहीं मिलना चाहिए। बाकी अधिकृत बात भाई सुप्रीम कोर्ट ही कह सकता है, और अभी तक सुप्रीम कोर्ट ये मामले पहुंच नहीं पाए इस संहिता के अंतर्गत, बेचारे वो भी चोरों और कहा, ठीक है, इतनी जल्दी पहुंच पाता है मसला। हाँ, अब राहुल गांधी ये चोरी करें तो फिर पहुंचेगा मिनटों में, ठीक है, तो ईश्वर से मनाइए कि वो चोरी करें, ठीक है, ताकि वो जल्दी पहुंचे वहां, तो फिर पता लगेगा कि क्या स्थिति रहेगी, ठीक है, और कम से कम 2 बार करें, ठीक है, एक बार नहीं, ठीक है, एक ही बार की तो भी कुछ नहीं काम बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब झपट मारी, कहता चोरी झपट मारी है, चोरी ही झपट मारी है, ठीक है, यानी चोरी के सारे इंग्रेडिएंट मिलेंगे, चोरी झपट मारी है। और एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव, वो बात याद रखेंगे, ठीक है, कि एक बार जिस पद को स्पष्ट किया गया इस संहिता में जहां पर भी वो शब्द आएगा उसका वही भाव लिया जाएगा। तो कहता चोरी झपट मारी है। यदि चोरी करने के लिए अपराधी अचानक या शीघ्रता से या बलपूर्वक किसी व्यक्ति से या उसके कब्जे से किसी जंगम संपत्ति को अभिग्रहित कर लेता है या प्राप्त कर लेता है या छीन लेता है या ले लेता है, अब ये झपट मार चोर की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा नीच व्यक्ति दिखाई दे रहा है, इसलिए आप दंड देखें, पहली बार में ही कहता जो कोई झपट मारी करेगा वह दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने से भी दायी होगा। और इसमें वहां या था, यहां और है, ठीक है, और यहां सामुदायिक सेवा जैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, सजा ही मिलेगी और कोई विकल्प नहीं है, ठीक है। और यहां दूसरे पश्चातवर्ती की बात भी नहीं है, यानी दोबारा अगर झपट मारी हुई तो फिर 75 या 13 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आज बात यहीं तक रखेंगे, शेष बात कल करेंगे, देखेंगे।